All right, good evening, everyone. Uh, the students are joining in. So, good evening to everyone who has joined in. Okay, hi Sushant. Hi, hello. Pratiksha, good evening. Good evening. ठीक है. All right. चलिए आप लोग आइए धीरे धीरे. Ask your friends to join in too if they haven't already. So we are joined by Anushka, Avni, Bhumika, Guntas, Harshit. Then we have Harshit के बाद Ishita, Palak, Purti, Sakshi, Pratiksha, and Sushant and Vanya. ठीक है. Good evening, Palak. All right, so very big events are happening in the world today. Again, last करंट अफेयर्स से इस करंट अफेयर्स तक एक हफ्ता गुजरा है, लेकिन एक हफ्ते में इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि दुनिया बदल रही है अभी. ठीक है. पहले रशिया यूक्रेन वॉर था. अब आई एम श्योर आपको समझ में आ गया मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ. टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड हमास. ठीक है. इज हमास फर्स्ट अग्रेशन ऑन Israel and then Israel's reply to them. Okay, so yes, Israel and Hamas, correct. So अभी आज की खबर है कि इसराइल ने हमास पे तो बॉम्बिंग कर रहे हैं. हमास के साथ साथ सीरिया पे भी उन्होंने बॉम्बिंग कर दी है. सीरिया के 2 एयरपोर्ट है. ठीक है. दमास्कस जो कैपिटल है सीरिया की, वो अलेप्पो उनका एक बड़ा शहर है अलेप्पो. उन दोनों एयरपोर्ट पे भी बॉम्बिंग कर दी है, एयरपोर्ट्स के ऊपर. तो बात करेंगे थोड़ा सा आगे, जब तक बाकी लोग ज्वाइन इन करते हैं तो मैं आपको सो ओके. सुशांत इज सेइंग आई आई ईगरली वेट फॉर द वीकेंड क्लास. थैंक यू सुशांत. ठीक है. तो ये अभी बहुत बड़ी एक अब क्या कह सकते हैं कि इवेंट दुनिया में चल रहा है. प्लस यूएस इज क्लियरली ऑन इजराइल साइड. और ईरान धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि ईरान भी वॉर में आ जाएगा. अभी प्रेडिक्शंस यही है. जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इतना टेंस सिचुएशन हो गया है. इसराइल रुकने वाला नहीं है. इसराइल इज गोना बॉम्ब. इसराइल ने आज बोल दिया है कि 24 घंटे में गाजा खाली कर दो. और गाजा में है 24 लाख लोग. ठीक है. 23-24 लाख लोग गाजा में रहते हैं. छोटी सी जगह है वहां पे. और इसराइल ने बोल दिया कि गाजा खाली कर दो, है ना. और यूएन ने बोला कि 24 घंटे में खाली करना आसान नहीं है. इसराइल ने बोला खाली कर दो. कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं बताया. बस खाली कर दो, हमें खाली चाहिए 24 घंटे कहता है. यूएन ने बोला इट्स नॉट पॉसिबल. कि कैसे करेगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा. तो इसराइल इज वेरी एडामेंट. तो वो देखना है. और इसराइल की जो इस बार हुई है, मतलब इसराइल इज नोन टू बी, मोसाद जो उनकी स्पाई एजेंसी है, नोन टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड. ठीक है. उसकी बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हुई है, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि इतना बड़ा अटैक उनको पता ही नहीं चला, नाक के नीचे से हो गया. तो वो भी बहुत एंगर है उनमें. ठीक है. और इसराइल का तो वैसे बैकग्राउंड रहा है, तो इस बार भी बहुत बहुत गुस्से में वो लोग. इसराइल हमास की न्यूज़, हाँ बिल्कुल. इसराइल हमास की न्यूज़ तो पक्का पूछेंगे आपसे. बहुत बड़ा इवेंट है. और जिस तरह से मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री भी धीरे धीरे ज्वाइन इन करेगी. रशिया पूरा फायदा उठाएगा. रशिया, जो मुझे समझ में आ रहा है कि रशिया के हाथ में मौका लग गया है. रशिया के हाथ में मौका लग गया. रशिया को हमेशा पीछे किया था यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूएस ने. अब रशिया के हाथ में मौका लग गया. रशिया विल ट्राई टू यूनाइट द मिडिल ईस्ट. अरब वर्ल्ड को यूनाइट करेगा, कुछ करेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है. बाकी लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनको हम सुनते हैं, तो एक जो नोशन समझ में आ रहा है. एंड अगर ये रुका नहीं, अगर किसी ने समझदारी दिखाई नहीं और रोका नहीं इसको, तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मे बी. ठीक है. गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो. कोई नहीं चाहता वर्ल्ड वॉर 3 हो. लेकिन जिस तरह के हालात हो गए हैं, दुनिया 2 फैक्शंस में बढ़ती हुई दिख रही है ना, बढ़ती हुई दिख रही है. तो वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबली एक ये ऐसा इवेंट है जो ट्रिगर कर सकता है. क्योंकि आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे ना, वो भी किसी इवेंट से स्टार्ट हुए थे, एस्केलेट हो गए. तो चीजें जब एस्केलेट होती है, वो रोक ही नहीं जाती है, तो सब फट जाता है. तो ये इसमें पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं फटने वाले. विल सी. ऑलराइट. Okay, so Abhi Suman ने पूछा, is the root cause still the partition that happened between Palestine and Israel a long time? अभी सुमन पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में कभी कोई पार्टीशन नहीं हुआ. पैलेस्टाइन की जमीन थी, इसराइल वाले आके मतलब दे स्टार्टेड लिविंग देयर और हथिया ली थी जमीन वैसे.
बट दोनों पैलेस्टीन भी और इसराइल दोनों कहीं ना कहीं सही है अपनी अपनी जगह पे। डिपेंड्स कि आप हिस्ट्री में कितना पीछे जाना चाहते हैं। 70 साल पीछे जाएंगे तो पैलेस्टीन सही सही लगेगा आपको, 90 साल जाएंगे पीछे तो इसराइल ठीक लगेगा, 1000 साल पीछे जाओगे तो हर सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, 700 साल जाओगे तो आपको ये पैलेस्टीन दिखेगा, 1000 साल जाओगे तो इसराइल दिखेगा। तो जितना पीछे जाओगे हर बंदा किसी ना किसी टाइम पे सही था हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो एक डिबेट वाली बात है, डिस्कशन वाली बात है। एनीवे, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आई थिंक अभी तक सारे बंदे आगे होंगे। ठीक है, सो व्हाट हु हैज जॉइंड हैज जॉइंड, so we'll quickly start। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। और while doing the questions we'll discuss things। कुछ चीजें मैं करंट के भी लेके आया हूँ, मतलब जो ऑब्वियसली, और स्टैटिक का भी है जैसा हमारा पैटर्न रहता है हमेशा। तो उसके बेस पे इंडिया की स्टैंडिंग क्या रहेगी। इंडिया ने बहुत स्मार्टली खेला है। इंडिया ने इसराइल को बोला कि या वी आर विद यू, वी आर विद यू, और इसराइल ने पैलेस्टाइन को भी बोला है कि वी स्टैंड फॉर अ पैलेस्टाइन नेशन, हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन बने। तो इंडिया इंडिया ने हमेशा से पैलेस्टाइन का साथ दिया था। स्टार्टिंग में कुछ साल 2014 से वी सपोर्टेड इसराइल। ठीक है, तो दोनों, इंडिया बहुत सही सही खेलता है। ठीक है, यही तरीका है खेलने का। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स सी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। पहला क्वेश्चन सबके सामने। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Indian Navy joined hands with which among the following banks to launch NAV eCash card board INS Vikramaditya? So INS Vikramaditya, INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर सब आई थिंक सबको पता होगा मोस्टली, कि जिसपे एयरक्राफ्ट, आप बहुत बड़े शिप्स होते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट आप रख सकते हो। और फायदा ये होता है कि एयरक्राफ्ट हम हमेशा समंदर में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई तो वहीं से वो टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूल बचता है और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो कार्ड लॉन्च किया है, आईसीआईसी ने किया है, एचडीएफसी ने किया है, पीएनबी ने किया है, या एसबीआई ने किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये ऑफलाइन भी चलेगा कार्ड। ठीक है, तो विक्रमादित्य के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज जो दी जाती हैं ना, सामान आमान बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, तो ये कार्ड आप वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये कौन से बैंक ने किया है। ठीक है, ओके, सो आंसर्स आ गए हैं। आप कभी एग्जाम के बाद कभी टाइम मिलेगा तो आप यूट्यूब वगैरह पे देखना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं यूट्यूब के ऊपर। बड़े बड़े वो चलते फिरते शहर होते हैं, छोटा शहर होता है वो एक। ठीक है, अभी इसराइल के लिए यूएस ने भेजा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भेज दिया इसराइल की हेल्प करने के लिए। ठीक है, हमास पे अटैक करने के लिए नहीं भेजा वो भेजा है कि इस सिचुएशन का फायदा उठा के कोई तीसरा या चौथी कंट्री इसराइल पे अटैक ना करे, उसके लिए भेजा है, टू सेंड आउट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सबसे बड़ा है। आप कभी डॉक्यूमेंट्री देखना, उनके अंदर ही दुनिया भर की चीजें हैं, तो लोग वहां पे छोटा शहर मान लो आप उसे। ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ गए हैं। वी हैव एसबीआई, बहुत सारे बच्चे एसबीआई जा रहे हैं। करेक्ट है, एसबीआई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एसबीआई इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। कृतिका इज आस्किंग फुल फॉर्म आईएनएस। कृतिका, आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। ठीक है, जैसे यूएस के शिप्स होते हैं यूएसएस बोलते हैं, तो यानी यूनाइटेड स्टेट्स शिप। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, ओके। और यूके वाले शिप्स होते हैं उसे कहते हैं एचएमएस, हर मैजेस्टी शिप। ठीक है, सो दैट वे इट इज। अवनी, इस कार्ड का जो पर्पस है वो है, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं ना, मतलब सामान बिकता है, बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी है ना, बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो। मैं जैसे बताया, इट लाइक ए स्मॉल सिटी, बहुत छोटा सा एक शहर मान लो आप उसे। तो सर्विसेज या गुड्स, आपको सामान वामान खरीदना है वहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे ये भी हो सकता है कि पिज्जा हट का एक स्टोर हो सकता है। ठीक है, मैकडोनल्ड का स्टोर हो सकता है, बिल्कुल होते हैं ऐसे से। ठीक है, आप यूएसएस शिप पे देखें तो वो अंदर दुकानें लगा देते हैं, अगर आपको, क्योंकि 6-8 महीने 10 महीने आप सब वहीं रह रहे हो, पूरे का पूरा क्रूज शिप पे रह रहा है, तो सामान खरीद भी सकते हैं। नॉट एवरीथिंग इज फ्री। ठीक है, तो सामान खरीद भी सकते हो, तो खरीदने के लिए कार्ड वार्ड ऑफलाइन भी चलता है कार्ड। ठीक है, तो दैट वे इट इज। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया आंसर दिया आपने, एसबीआई इज करेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री, ऑल्सो लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। ठीक है, तो एसबीआई बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी नंबर 2 एवरीवन। ऑलराइट, नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन। ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया। ठीक है, पहला बैंक कौन सा बन गया जो ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड दे रहा है। अब जब तक आप लोग आंसर्स कर रहे हो, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC है ये। और ये बेहतरीन चीज आने वाली है। शायद मैंने पहले भी जीके में कभी बताया था, करंट अफेयर सेशन में। जैसे आप फिनेंशियल पेमेंट की बात करते हो, जैसे आप पेमेंट लैंडस्केप की बात करते हो, इंडिया में पेमेंट लैंडस्केप को यूपीआई ने चेंज कर दिया। द वे इंडिया पेज इज हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नाउ। कैश वाले दिन गए, ठीक है, कैश यूज करना है, बहुत कम लोग कैश। आजकल क्या है, मोबाइल निकालो, क्यूआर कोड स्कैन करो, डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर दो। तो इट हैज, यूपीआई हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द पेमेंट लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। वैसे ही ओएनडीसी क्या करने वाला है, ओएनडीसी विल चेंज द वे इंडिया शॉप्स। अब आप सामान खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट पे जाते हो, मंत्रा पे जाते हो। अगर आपको गाड़ी बुलानी है, कैब बुलानी है, उसके लिए अलग सर्विसेज हैं। आपको खाना ऑर्डर करना है, उसके लिए स्विगी जोमेटो अलग सर्विस है। तो हर चीज के लिए अलग अलग सर्विस है। लेकिन ओएनडीसी क्या है, ओएनडीसी एक गवर्नमेंट का एक एफर्ट है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बड़ा सा नेटवर्क बना रही है, मार्केट प्लेस टाइप, सो टू स्पीक, मार्केट प्लेस। और उसके ऊपर मंत्रा, amazon, ठीक है, फ्लिपकार्ट, और अपने जोमेटो, स्विगी, उबर सब रहेंगे उसके ऊपर। आपको पिन से लेके प्लेन तक जो चाहिए आप वहां पे ऑर्डर करो, कहीं भी चाहिए आप बस उसके ऊपर जाओ। शादी फंक्शन है, मेहंदी, शादी, है ना, कॉकटेल पार्टी, एंगेजमेंट, उसमें आप होटल बुक करने हैं, कैब्स बुक करनी है गेस्ट के लिए, जो करना है सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। आपको कुछ भी करना है उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, ओएनडीसी पे, एंड यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। ये अभी चल रहा है ट्रायल फेज में, पायलट फेज में, बैंगलोर वगैरह में शुरू हुआ है। धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में लेकर आएंगे। जब ये पूरे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, इट्स गोइंग टू ब्लास्ट। ठीक है, ये पूरा पे अपना शॉपिंग ही चेंज कर देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, होलसेल, रिटेल सब ऑनलाइन आ जाएगा, सब ऑनलाइन। ठीक है, इतना रेवोल्यूशनाइज होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं गिफ्ट कार्ड किसने लॉन्च किया। यस निकिता, वेरी नाइस, गुड पॉइंट एडेड। इट ऑल्सो वांट्स टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द कंपनी, जो मैंने मेंशन किए उनकी कंपनीज को ये मोनोपोली ब्रेक करेगा। Excuse me. सुशांत, ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है। तो बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, सबके ऑलमोस्ट सही है। मेजरली आंसर सही है, मेजरली आंसर्स सबके सही हैं। जैसा हाँ, तो करेक्ट आंसर है यस बैंक इज बिल्कुल करेक्ट। यस, योर आंसर इज करेक्ट, यस बैंक इज द करेक्ट आंसर। तो यस, अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप देखिएगा आने वाले टाइम में ये और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्ली अगले साल तक आप लोग ओएनडीसी आ जाएगा मार्केट में, तो आप ओएनडीसी पे शॉपिंग करोगे। ठीक है, ऑलराइट। तो नंबर 2 इज ऑल्सो डन। लेट्स सी नंबर 3, आ जाओ क्विकली, लेट्स सी नंबर 3। ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये कौन है। ठीक है, बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे मिनिस्टर पूछ रहे हैं इन दो पोर्टफोलियो के, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन दोनों पोर्टफोलियो को एक ही मिनिस्टर साहब जो है वो हेड कर रहे हैं। आपसे आपसे नाम पूछ रहे हैं कि कौन साहब है। ठीक है, कौन, और मैं आपको हिंट देता हूँ। मेरे ख्याल से बाकी तीन तो आप जानते हैं, तीन तो बहुत प्रोमिनेंट है, ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑड वन आउट भी कर सकते हो, तीन तो मेरे ख्याल से बहुत फेमस हैं, आपको पता ही चल गया होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबने सही आंसर लगाया, एवरी वन इज करेक्ट। यस, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। तो एवरीवन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बैंग ऑन द मनी आंसर। एवरीवन इज गोइंग विद थर्ड का ए पार्ट, एंड ए पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हरदीप सिंह पुरी साहब इज करेक्ट। निर्मला सीतारमन, वी ऑल नो, finance minister of the country. Rajnath Singh साहब, we all know, is the defense minister of the country. And Amit Shah, we all know, is the home minister of the country. ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी साहब जो है ये हमारे जो क्वेश्चन पूछा है उनके मिनिस्टर हैं। और ये एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक आईएफएस ऑफिसर थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के ही ऑफिसर थे। जैसे हमारे जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो पहले एक आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है, रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट को उनकी जो स्किल सेट है वो बहुत अच्छी लगी, और ये हमारे मिनिस्टर बन सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो गवर्नमेंट ने उनको बुलाया। सिमिलरली हरदीप सिंह पुरी साहब भी आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है, इलस्ट्रेट करियर था इनका, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने इनको ये कार्यभार संभाला था, दिया था। ठीक है, तो बढ़िया, सबने आंसर बिल्कुल सही बताया। ठीक है, यस, वेरी गुड पॉइंट एडिशन रेनू, ही वाज अर्लियर सिविल एविएशन मिनिस्टर, पहले ये एविएशन मिनिस्टर थे। वेरी नाइस रेनू, गुड एडिशन। अच्छा लगता है जब आप लोग भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐड करते रहते हो, तो जो भी अच्छा पॉइंट होता है तो मैं उसको सबके लिए अनाउंस कर देता हूँ, है ना। तो सब एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है,
सो 3 क्वेश्चन डन हो गए। एक्सक्यूज मी, लेट्स सी नंबर फोर्थ क्या बोल रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। नभः स्पर्शम दीप्तम, आई रिपीट, नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी, इज द मोटो ऑफ आईएफ। आईएफ स्टैंड फॉर इंडियन एयरफोर्स। आपको बताना ये कहाँ से लिया है, आपको बताना ये कहाँ से लिया गया है। और लगे हाथ मुझे एक चीज और बता दो कि एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, बिकॉज ये एयरफोर्स डे मनाया था। एयरफोर्स डे के बाद ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन अचानक कहाँ से आ गया, बिकॉज एयरफोर्स डे अभी रिसेंटली हमने मनाया है। मैं आपको हिंट देता हूँ, अक्टूबर के महीने में ही है, अक्टूबर के महीने में ही है। लेट्स सी, ठीक है। तो आप मुझे पहले वो डाल दो, ऑप्शन डाल दो कि कौन सा वाला कह रहे हो, ए बी सी डी कह रहे हो, और उसके साथ में मुझे भी लिख दो आपकी इंडियन एयरफोर्स का डे, एयरफोर्स डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो आंसर्स आ रहे हैं। तो मोस्टली सही आंसर है, एयरफोर्स डे वाले तो सही बताया आप लोगों ने। हमने क्लास में भी कर रखे हैं, एयरफोर्स डे, नेवी डे, आर्मी डे, सब मैंने बताया होगा आपको। ओके, ठीक है। तो एयरफोर्स डे, डे तो बिल्कुल सही बताया आपने। जो मेन क्वेश्चन है वो वाला मुझे बताओ, उसका आंसर भी क्या बता, साथ में बता दो। ठीक है। महाउपनिषद, मुंडका उपनिषद, ऋग्वेद, या फिर भागवत गीता, कहाँ से लिया है हमने ये वाला। ओके, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 91st एयरफोर्स डे, थैंक यू लक्ष्य। 91st एयरफोर्स डे हमने सेलिब्रेट किया है। देखो, कंट्री को 75-76 ईयर्स हुए हैं, एयरफोर्स को 91 ईयर्स हो गए हैं। तो एयरफोर्स ऑब्वियसली ब्रिटिश एयरफोर्स थी, आर्मी भी हमारी पहले से, सब पहले बन चुका था डिफेंस, उसके बाद हमें मिला है। तो 91st एयरफोर्स डे था, एंड द डेट इज 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, 8 अक्टूबर को। और जो क्वेश्चन था कि नभ स्पर्शम दीप्तम, जो उसका मोटो है आईएफ का हमारा, टच द स्काई विल ग्लोरी, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया ऑप्शन 4, भगवत गीता। ठीक है, ऑप्शन 4 भगवत गीता से हमने लिया है। ठीक है। और भगवत गीता में एक स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे हैं, मैदान जंग में, जब वो एक्सक्यूज मी, जंग जंग में जाने से पहले, कौरवों से लड़ाई से पहले उनको समझा रहे हैं कि यू नो तुम जो काम करने वाले हो, पहले अर्जुन को बहुत सेल्फ डाउट हो गया था। उसने बोला था यार, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, कौरव तो हमारे कजन्स हैं, और जो वहां पे उस तरफ है गुरु द्रोण है, ठीक है, और भीष्म पितामह है, वो सब हमारे फ्रेंड्स हैं, एलाइज, मतलब एलाइज ही थे, तो पहले फ्रेंड्स हैं, किथन किन्स हैं हमारे, तो मैं इन पे कैसे हथियार चला सकता हूँ, मैं कैसे इन पे बाण चला सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने समझाया था कि ये कि अर्जुन, तुम इन सब चीजों से साइड हो जाओ, दूर हो जाओ, अपना फोकस बना के रखो, ठीक है, ये युद्ध है, धर्म युद्ध है। तो उन्होंने पूरा उसका माइंड क्लियर किया था, और हम ये बताया था कि टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, अगर कर रहे हो तो फुल हार्ट से करो। 11th चैप्टर, यस, वेरी नाइस अक्षिता, निकिता, थैंक यू। 11th चैप्टर ऑफ गीता, और एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया था वो बता दिया आपको श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब समझाया था युद्ध में जाने से पहले। ठीक है, करेक्ट आंसर है भगवत गीता, ऑप्शन D, यश, ऑप्शन D, भगवत गीता। और महाउपनिषद तो मैंने बता रखा है क्लास में, महाउपनिषद से क्या लिखा है, जिसको नहीं मालूम बता देता हूँ मैं। जो G20 का, जो हमने वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारा मोटो था G20 का, वो महाउपनिषद से लिया हुआ है। और सत्यमेव जयते, जो कंट्री का मोटो है, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, वो हमने मुंडका उपनिषद से लिया है। तो मुंडका उपनिषद से हमने क्या लिया हुआ है, मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते वो लिया हुआ है। और महाउपनिषद से क्या लिया हुआ है, महाउपनिषद से लिया हमने अपना वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और भगवत गीता से हमने बता ही दिया मैंने आपको, जो आईएफ का मोटो है। और ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद। यस प्रतीक्षा, वेरी नाइस। ठीक है, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, मेरे को अच्छा लगा, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ये आपके लिए। और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, अभी रिसेंटली जब ये आईएफ का 91st फाउंडेशन डे हुआ था, इन लोगों ने अपना जो इंसिग्निया होता है, अपने जो एक लोगो होता है आईएफ का, वो भी चेंज कर दिया, उसमें इंडियन फ्लैग लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैज रिसेंटली चेंज द इंसिग्निया, मतलब कि अपना साइन चेंज किया है। तो आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये 3-4 बातें इंडियन एयरफोर्स के लिए है। ओके, और कृतिका, मुंडका उपनिषद से हमने मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। ओके, 21 अक्टूबर को अनवेल होगा, पर पहले डिक्लेयर हो गया। ठीक है। तो नंबर 4 इज डन, बहुत बढ़िया आंसर लगाया आपने, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। लेट्स सी नंबर 5 गाइस, नंबर 5 क्या पूछ रहा है। चलो जी। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई थिंक बता दोगे आप लोग। तो बहुत सारे इंडियंस वहां फंसे हुए हैं, कहाँ पे, इसराइल में फंसे हुए हैं। तो इंडिया ने भी ऑपरेशन चला है, आपको पता है कि इंडिया ऑपरेशन चलाता है।
एक मूवी बनी थी एयरलिफ्ट, है ना, याद है? हमने एयरलिफ्ट सबने देखी होगी अक्षय कुमार की, वो भी इंडियन रेस्क्यू मिशन के ऊपर ही था। तो बहुत सारे मिशन हमने देखे हैं जहाँ पे इंडिया ने बहुत बहुत कमाल का काम किया है। और यूक्रेन में इंडियंस फंस गए थे, हमने चलाया था अपना मिशन। सूडान में अपने फंस गए थे बंदे, हमने वहाँ मिशन चलाया था। ठीक है, अभी यहाँ बंदे फंस गए, हम यहाँ फंसा रहे हैं, चला रहे हैं मिशन। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री में जितने भी इंडियंस हैं उनको मालूम है कभी कुछ खराब होता है तो इंडियन गवर्नमेंट इज देयर। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए इंडियन गवर्नमेंट पक्का आएगी और उनको बचा के जाएगी। दैट इज द कॉन्फिडेंस द इंडियंस है। और मजे की बात बता दो, आप लोग जब आंसर लगा रहे हो आप लगा दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब यूक्रेन में लड़ाई हुई थी और बहुत सारे इंडियंस फंस गए थे, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे पाकिस्तानी भी फंस गए थे ऑब्वियसली। तो बहुत सारे पाकिस्तानी वो सेइंग कि वी आर इंडियन, इंडियन झंडा लहरा रहे थे, इंडियन झंडा की वी आर इंडियन, प्लीज लेट अस गो, जाने दो हमें, ठीक है, वी वांट टू लीव द कंट्री। इंडियन झंडा फैला रहे थे, वी आर इंडियंस कह रहे थे, और कह रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये क्लेम कर रहे थे कि भैया हम इंडियंस, हमें बचा लो। तो ऐसी भी न्यूज रिपोर्ट्स वहां से आई थी, यूक्रेन से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था आप लोगों के ऊपर कि ये वाला क्वेश्चन तो आप सब लोग करेक्ट लगा ही दोगे, और मोस्टली सबका करेक्ट ही है। यस, मोस्टली एवरीवन्स आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पार्ट, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है, ये वो वाला ऑपरेशन है जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया है टू ब्रिंग बैक इंडियंस हु आर स्टक इन इजराइल इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उनको बचाने के लिए, वापस लाने के लिए हमने एक ये वाला मिशन चलाया था। ठीक है, हमने यूक्रेन में कौन सा चलाया था? कैन एनीवन टेल मी कमेंट सेक्शन में? ठीक है, हाँ लक्ष्य बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, प्रतीक्षा का भी आंसर आ गया, रेनू का भी आंसर आया, एंड पलक का भी आंसर आया, और समर also, हाँ मनिका का भी आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है गाइस। जो हमने रशिया में चलाया था, यूक्रेन में चलाया था इनफैक्ट जो मिशन, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। याद कर लो, ये अभी याद कर लो, कहीं पे लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा, वहां लिख लीजिए साथ में। जो इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्क्यू मिशन चलाया था इंडियंस को बचाने के लिए यूक्रेन से, दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। क्या? ऑपरेशन गंगा। दूसरा, अभी ऑपरेशन विजय बता दिया मैंने आपको। तीसरा, अ, सूडान में प्रॉब्लम हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, वहां पे भी इंडियंस फंस गए थे। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा। उसका नाम था कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, कावेरी, वेरी नाइस पलक। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया था हमने सूडान में, वहां इंडियंस फंस गए थे, वहां से वापस लाने के लिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन ए पे जो लिखा हुआ है सामने, ऑपरेशन आयरन सॉर्ट्स। ऑपरेशन आयरन सॉर्ट्स क्या है? ऑपरेशन आयरन सॉर्ट्स वो वाला मिशन है जिसपे इसराइल अभी हमास के ऊपर अटैक कर रहा है। जो इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जो हमास ने उसके ऊपर किया, उसके बाद जो इसराइल अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन चला रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है आयरन सॉर्ट्स। ठीक है, उसका नाम है आयरन सॉर्ट्स। ठीक है, तो ये मिशन इसराइल, इस मिशन के अंडर या इस ऑपरेशन के अंडर अंडर वो अटैक कर रहा है हमास के ऊपर, तो नाम क्या है? आयरन सॉर्ट्स। ठीक है, आयरन सॉर्ड इज द नेम ऑफ द मिशन, सॉरी नॉट द मिशन, ऑपरेशन ऑफ इसराइल। इसराइल जो चला रहा है हमास के ऊपर। ठीक है, अभी बॉम्ब बार्मेंट्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा मिशन के अंडर हो रहा है? इसराइल का मिशन का नाम क्या है? आयरन सॉर्ड्स। क्या नाम है? आयरन सॉर्ड्स। ठीक है, ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय था जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर 99 कारगिल में किया था। तो कारगिल में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। दैट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, द नेम वाज ऑपरेशन विजय, जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी ट्रूप आर्मी के ऊपर किया था कारगिल में। तो कारगिल वाले का नाम ऑपरेशन विजय है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त क्या है? ऑपरेशन दोस्त ये मिशन है जब टर्की में भूकंप आ गए थे, टर्की इन सीरिया में जो भूकंप आए थे, तो उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन एड हमने जो भेजी थी इंडिया ने, इट वॉज अंडर ऑपरेशन दोस्त। इट वॉज अंडर ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने ह्यूमैनिटेरियन एड करने के लिए टर्की में आफ्टर अर्थक्वेक्स। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर लगाए आपने। अक्षिता इज रेज्ड हर हैंड। अक्षिता, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्विकली। ऑपरेशन विजय, इंडियन नेवी, सॉरी इंडियन आर्मी ऑन पाकिस्तान इन 1999 कारगिल। तो कारगिल में जो ऑपरेशन चलाया था इंडियन आर्मी ने, दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय इज इंडियन आर्मी का, कारगिल वाला। ओके,
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, तो ये टाइम पे नोबेल प्राइज में मिल रहे हैं। तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स ये पूछा है आपसे, ये किसने किसको मिला हुआ है? तो बड़े स्पीड में आंसर्स आए हैं, बहुत बढ़िया। सुशांत, ऑपरेशन दोस्त था जब इंडिया ने टर्की के भूकंप के बाद वहां पे मानवीय सहायता प्रदान की थी, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया था। वहां से किसी को लेकर नहीं आए थे, कोई इंडियंस को लेकर नहीं आए थे। वो मिशन नहीं था, मिशन था सहायता करना। भूकंप के बाद, टर्की के भूकंप के बाद इंडियन वहां गए थे, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तो ये वाला आंसर मुझे लग रहा है सब सही बताएंगे। सबका आंसर है तनिषा, श्वेता, इशिता, देनवी, अभी सोमत, देनवी, अक्षिता, प्राज्वल, अ, निकिता, सबके सही आंसर है। तन्वी, सबके सही आंसर है, करेक्ट है। रिजुल का भी सही है। एचपी ऑल्सो करेक्ट। मोनिका, ओके। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लॉडिया गोल्डिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो 2023 का है। और जो नीचे लिखा है डगलस डायमंड, फिग्योडो इन्वेस्ट, जोशुआ इंग्रिस्ट, ये ऐसे हैं 2023, 2022, 2021, 2020। तो मैंने सीक्वेंस में डाले हैं सारे के सारे। सबसे ऊपर वाला 23 का है, फिर 22 का है, फिर 21 का है, फिर 20 का है। तो सब विनर्स हैं, लेकिन अलग अलग साल के हैं। ठीक है, सबके सब विनर्स है, लेकिन अलग अलग साल के हैं। एंड जो नोबेल प्राइज होता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बंदों में बट सकता है। ठीक है, या तो सिंगल को मिलता है, या तो 3 बंदों में, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करके 3 बंदों में बटता है। दिस इज द सिचुएशन। 2 बंदे भी हो सकते हैं, तीन, मैक्सिमम 3 बंदों को मिल सकता है ये। क्लॉडिया गोल्डन इज द फर्स्ट वुमेन जिसको इकोनॉमिक्स का प्राइज सोलो मिला है। इकोनॉमिक्स के प्राइस आज से पहले भी बटे हैं, विमेन के बीच में बटे हैं, विमेन मेन के बीच में। पर क्लॉडिया गोल्डन इज द फर्स्ट फीमेल टू विन ए नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स सोलो, मतलब और कोई साथ में शेयरिंग में नहीं है। शी इज द फर्स्ट वुमन। तो ये एक स्पेशल इनके बारे में बात है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल स्पेशल बातों के ऊपर ही क्वेश्चन बना देते हैं, और कुछ नहीं होता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चले आगे बढ़े। नंबर 6 इज डन, और नंबर 7 देखते हैं क्विकली, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। ऑलराइट, तो इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट अक्टूबर 10, 11, 12 या 14 इनमें से 4 में से कौन सा वाला शैल बी ऑब्जर्व्ड एज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे? तो कौन से वाले को हम ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, बड़े तेज आंसर्स आए हैं और स्पीड में आंसर्स आए हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। निकिता, दीपाली एंड गर्भ, रामा, अक्षिता, पलक, तुलसी, तन्वी, सबके आंसर्स आ रहे हैं। यश आ गया आंसर। ठीक है, लक्ष्य का भी आ गया। ओके, लेट्स सी बाकी को भी आंसर करने देते हैं। तो इंडिया इज डिक्लेयर्ड अक्टूबर 10th एज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ, इंडिया वांट्स टू बिकम अ मिलिट्री सुपर पावर। नॉट जस्ट मिलिट्री बट इकोनॉमिक सुपर पावर भी साथ में। तो बेसिकली वी वांट टू बी अ सुपर पावर। और सुपर पावर बनने के लिए यू नीड अ मैन्युफैक्चरिंग हब। यू हैव टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, जब ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर की जो हथियार थे, जो उनके हथियार थे वो इंडिया में बनते थे। जो उनके हथियार थे, तो इंडिया वाज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर हथियार। लेकिन वो चले गए, उनके जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इतना पुश दिखाया नहीं हथियारों के ऊपर। काश दिखा देते, तो आज इंडिया एक वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब होता। ठीक है, बाद में बड़ी जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, मांगने पड़े हमें दुनिया से। ठीक है, चलो, आई होप आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे। यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस हैं इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, जो इसराइल में जो हो रहा है, पैलेस्टाइन में जो ये सब हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये वाला बहुत पुराना मुद्दा है। आप ये मान मान के चलिए, दुनिया का सबसे पुराना मुद्दों में से एक है। प्रॉब्ली सबसे पुराना ही होगा, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग जीसस क्राइस्ट से भी पहले की है। ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट के भी, ये बिफोर बिफोर क्राइस्ट के एरा की बात है। ठीक है, जुडाइज्म, जो ज्यूज का रिलीजन है, जुडाइज्म इज इवन एंशियंट देन योर क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी से भी पुराना धर्म है जुडाइज्म। ठीक है, ज्यू। और जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न अ ज्यू, वो एक जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, और वहां से पूरी की पूरी सिचुएशन, बात बात आगे बढ़ती है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वहां से लेके आज तक, ठीक है, तो आराम से कम आप मान के चलो 2,500-3,000 साल तक का पीरियड है ये। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देखना, बहुत अच्छी अच्छी
नेहा इज आस्किंग प्लीज शेयर यूट्यूब चैनल लिंक। कौन सा वाला जो मैं कह रहा हूँ वो वाला? आई थिंक वो तो बहुत सारे हैं, आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे डालो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, 36 आ जाएंगे आपके पास, 36। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वो देख लेना, सी क्या कहते हैं, ड्यूरेशन वाइज। तो जो आप आधे घंटे की भी हैं, दे आर सम कुछ वीडियो 4-4 घंटे की भी हैं, तो उतना लंबा मत देखना। ठीक है, आधे घंटे की, 1.5 घंटे, आधे घंटे की, 40 मिनट की, 25 मिनट की, इट्स नाइस, तो वो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियोस है। ठीक है, सम बिल्कुल माइंड क्लियर कर देंगे आपकी कि चल क्या रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक चैनल हम प्रमोट नहीं करते बट देयर आर सम गुड वंस, आप ऑब्वियसली डालोगे तो यूट्यूब खुद ही बता देगा, जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं चैनल जिसके व्यूज बहुत ज्यादा हैं वो पकड़ लेना, बिकॉज अच्छे होंगे तभी व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वेपन्स मेहल, वो वेपन ब्रिटिश एम्पायर के वेपन्स बनते थे, अंग्रेजों के इंडिया में बनते थे। नॉट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वेपन्स हम थे नहीं, पर अंग्रेज अपने हमारे यहाँ बनाते थे। ठीक है, ओके। समृद्धि से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1948। हाँ, 1948 में आगे क्वेश्चन मैंने बनाया है, वैसे स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले भी स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 से भी कुछ चीजें शुरू हो गई थी। ठीक है, उससे पहले भी था मूवमेंट। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा और बात करते हैं। आई थिंक आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए ये इसराइल और पैलेस्टाइन का देखने का, है ना? और जिस तरह से स्टार्टिंग मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भगवान ना करे हम पहुंच जाएं, पर आसार पूरे लग रहे हैं, दुनिया 2 पार्ट में बट रही है, और देखते हैं। ठीक है, नंबर 8 पे आते हैं क्विकली। अरे अगला क्वेश्चन देखो, वही आ गया। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ इजराइल फाउंडेड? इजराइल कब बना था? व्हेन वाज इजराइल फाउंडेड? 1945, 47, 48, 50, तो कब बना था? और बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, बढ़ चढ़ के सही आंसर्स आ रहे हैं, वेरी नाइस। इसराइल जो बना था वो बना था 1948 में, 1948 में, इंडिया के 1 साल बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। ठीक है, इंडिया 47, तो वो ना 48 में, 48 में इसराइल बना था, ऑलराइट। अब जब इसराइल बना था, वो जमीन पैलेस्टाइन वाले वालों की थी, और वो जो पूरा का पूरा एरिया था पहले ऑटोमन एम्पायर का था। ऑटोमन एम्पायर के बाद जो एरिया था वो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने फिर जो हिटलर ने किया यूरोप में, तो बहुत सारी ज्यूज की ये थी बात कि हमें अपनी कंट्री चाहिए, कंट्री चाहिए, और मुद्दा पहले से था कंट्री कंट्री का। पर हिटलर के बाद वो थोड़ा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी वहां के रहने लग गए थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो बहुत सारे लोगों का एक मतलब एक सैलाब सा इसराइल में आ गया। और जो ओरिजिनल लोग थे पैलेस्टाइन के, वो लोग कहने लगे यार ये तो गलत है, यहाँ से अरब्स थे वहां पे, तो ये तो गलत है, गलत है, इनको हटाना चाहिए यहाँ से। जो इसराइल वहां, जो यू ब्रिटिश ब्रिटेन वहां पे था पहले, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब तुम देख लो अपना जो भी है। ठीक है, फिर यूएन वगैरह से बात चली, यूएन ने बोला कि इतने परसेंट लैंड पैलेस्टाइन के पास रहेगी, इतने इसराइल के पास रहेगी। अब इसराइल वहां पे क्यों आया? क्योंकि इसराइल के सारे लोग पैलेस्टाइन में क्यों आए? क्योंकि वो कहते हैं जो जुडेज्म है, क्योंकि वो जहाँ जगह है ना, वो जेरूसलम है। तो जेरूसलम इज द प्लेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, एंड इट इज होली टू 3 अब्राहमिक रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तीनों के लिए वो जगह बहुत पाक है, बहुत होली है। और इस जो और जो ज्यूस थे, एक एंशंट किंगडम होता था बहुत पहले, 2 ढाई 3 हज़ार साल पहले। वो आज की पैलेस्टाइन जो इसराइल है ना, उसी जगह पे वो एम्पायर हुआ करता था, वो जूइश का एम्पायर होता था सबसे पहला वहीं का। तो जूस जूस ने बोला वो हमारी पुरखों की जमीन है, हमारी पुश्तैनी जमीन, हमारे नो ग्रैंडफादर से फादर, मतलब हमारे एंसेस्टर्स की जमीन है, तो हम वहीं, हमारा वो क्लेम बनता है वहां पे, हम वहीं जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने वो जगह चुनी, तो इसलिए वो वहां पहुंचे। और फिर देन इवेंचुअली उसके बाद इसराइल बना, तो इसराइल ने धीरे धीरे अपना ऑक्यूपेशन बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते, और पैलेस्टाइन वालों के साथ को पीछे करते गए, तो जो फिर बहुत लड़ाई लड़ी। फिर अरब्स बाकी भी आ गए यहाँ पे, एक 6 डे वॉर लड़ी थी यूरोप, सॉरी इजिप्ट और बाकी लोगों के साथ, जॉर्डन, इजिप्ट, सब में मिलकर आ गए थे, 6 दिन में हरा दिया था इसराइल ने। ठीक है, तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आया कि वाई जूस आर कमिंग है, क्योंकि मिडल ईस्ट प्राइमरली इस्लाम वाला है, तो उनको पसंद नहीं आया। तो वहां से चीजें एस्केलेट हुई धीरे धीरे, फिर ये इसराइल ने सबको हरा दिया एक साथ। ठीक है, बहुत इसराइल की तो बहुत इज्जत बढ़ गई थी उस वक्त, और मिलिट्री पावर आज बहुत, वर्ल्ड की फोर्थ पावरफुल आर्मी में आता है इसराइल। उनकी आईएसआई, उनकी जो मोसाद है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, नंबर 1 मानी जाती है। ठीक है,
तो ये सब 700 लोगों का ग्रुप, मतलब 700 लोगों की टीम है, और जो बजट है वो है $4 बिलियन पर एनम। तो 700 लोगों के लिए 4 बिलियन, से इमेजिन करो। तो ये बहुत मतलब काफी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है उनका। तो इसराइल यहाँ तक सिचुएशन है। फिर जो हुआ बाद में, हमास ने जो किया फिर अभी, तो फंडे जो है ना, फट्टे पुराने फट्टे हैं। ठीक है। तो अभी आप पढ़ो, जब वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें समझाएंगे लोग आपको अलग अलग वीडियो में। ठीक है, चलो यहाँ आगे, बिल्कुल सही आंसर है, सी पार्ट इज करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट वन। ऑलराइट। ओके। हम्म। तो जो ऑपरेशन है, इसराइल ने जो हमास का एग्रेशन के खिलाफ किया, शायद अभी हमने डिस्कस कर ही लिया 2 मिनट पहले, तो आप क्विकली बता भी सकते हो सब लोग। तो क्या है वो ऑपरेशन जो इसराइल ने हमास के खिलाफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया है। उसके बाद भी एक दो लोगों का गलत हो रहा है, विच इज नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है इसराइल का ऑपरेशन हमास के ऊपर, मैं वो कह रहा हूँ, इसराइल का ऑपरेशन हमास के ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन, एक आध का आगे पीछे गलत हो गया, बट मोस्टली सबका सही है, मोस्टली सबका सही है, बट एक आध का यहाँ वहाँ गलत हो गया। द करेक्ट आंसर गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑपरेशन ऑप्शन ए, ऑपरेशन आयरन आयरन सोर्स। तो ऑपरेशन आयरन सोर्ड है, वो किसका है? वो इसराइल का हमास के ऊपर है। लेकिन हमास ने भी तो किया था। स्टार्टिंग किसने की? हमास ने की है। तो हमास ने किस ऑपरेशन के अंतर्गत उसके मिलिटेंट्स ने जो अटैक किया था, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन सी, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो जो हमास ने इसराइल के ऊपर किया था वो ऑप्शन सी है। तो वो होने के बाद जब इसराइल ने वापस में जवाबी कार्रवाई की थी, वो ऑपरेशन ए है। ठीक है, तो ए और सी में समझ में आया। और बी जो ऑपरेशन है, ये 1970s में पैलेस्टाइन के कुछ लोगों ने इसराइल के एथलीट्स को म्यूनिक ओलंपिक्स में मार दिया था, तो उनके खिलाफ इसराइल ने चलाया। तो ये 70s का ऑपरेशन, 1970s का राथ ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये पुराना है। जो नए ऑपरेशन है वो ए और सी वाले ही है। क्लियर है ना? तो आई थिंक ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पक्का आपसे ये पूछ लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्म मुद्दा है, बहुत गर्म मुद्दा है। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 9 इज डन, लेट्स सी नंबर 10। वो नंबर 10 पे क्या चल रहा है? ओके। तो सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अभी नई नई बनी है, तो कौन से स्टेट ने अप्रूव की है? तो सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अभी नई नई अप्रूव हो गई है। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन से स्टेट ने की है। महल इज आस्किंग सर प्लीज रिपीट इन्फो अबाउट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या था? अलग सा फ्लड। अच्छा, महल, अलग सा फ्लड ऑपरेशन जो है, ये हमास के टेररिस्ट ने इस ऑपरेशन के अंडर इसराइल पे अटैक किया था। तो पहले अटैक किसने किया था इसराइल के ऊपर? हमास ने किया था। तो किस ऑपरेशन के अंडर किया था? उसका नाम था ऑपरेशन अलग सा फ्लड। तो जब ये हुआ, उसके बाद इसराइल ने ऑपरेशन आयरन सॉर्ट किया। ठीक है। राथ ऑफ गॉड मैंने जस्ट अभी कंक्लूड किया, अभी बताया राथ ऑफ गॉड क्या था। रैथ ऑफ गॉड इसराइल का 1970s में उन्होंने ऑपरेशन किया था पैलेस्टाइन के खिलाफ, जब पैलेस्टाइन के कुछ लोगों ने इसराइल के ओलंपिक में पार्ट लेने वाले एथलीट्स को जान से मार दिया था। ठीक है। तो पैलेस्टाइन ने ऐसे किया था, इसराइल के कुछ ओलंपिक्स के प्लेयर्स को, म्यूनिक ओलंपिक्स जर्मनी में हुए थे, वहां पे जाके किडनैप किया, बंदी बनाया और गोली मार दी एथलीट्स को। ठीक है, जान से मार दिया था। तो उनको पकड़ने के लिए ये जो इसराइल ने चलाया था वो था राथ ऑफ गॉड बाद में। करेक्ट आंसर है, सबने सही बताया, तेलंगाना इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट ने अप्रूव कर दी है। ठीक है। ओके, तो बढ़िया आंसर लगाया आपने। लेट्स द नेक्स्ट वन, नंबर 11 पे। ओके। तो पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर पीएम मोदी साहब ने कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया? फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? और ये जो सेंटर है, इसका नाम है अटल बिहारी स्पोर्ट्स सेंटर फॉर दिव्यांग एथलीट्स, जो हमारे स्पेशली एबल्ड हमारे एथलीट्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये खोला गया है। और इंडिया में कहीं पे भी बंदा हो, वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पेशली एबल्ड पर्सन आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है उनके लिए। और आपको बताना कौन से स्टेट में खोला गया? आंध्र में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पे है ये आपको बताना है। बढ़िया निकिता, बढ़िया गर्व, अक्षिता बहुत बढ़िया, काव्या सुपर आंसर, मयंका भी बढ़िया है, इशिता भी सही है, तनिषा, इशिता, गुमताज बिल्कुल परफेक्ट, सुशांत का भी करेक्ट है, बढ़िया बढ़िया।
ठीक है, ओके। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खोला गया है, ये बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश में ये सेंटर खोला है, फर्स्ट सेंटर फॉर दिव्यांग प्लेयर्स, ठीक है, स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स है उनके लिए खोला गया है। और पूरे इंडिया से कोई भी आके, कोई भी स्पेशली एबल्ड पर्सन आके यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आके ट्रेनिंग कर सकता, ठीक है। इंडिया धीरे धीरे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा एक नेटवर्क बन रहा है स्पोर्ट्स का, ठीक है। और जिसका असर आप सबने एशियन गेम्स में देख लिया है, पहली बार इंडिया ने 100+ मेडल्स निकाले हैं, तो बड़ी बात है वो, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा नंबर बढ़ रहा है, पर अभी भी चाइना से बहुत दूर है, ठीक है। हमारे तो 100 है, चाइना के तो कितने पौने 400 है। हमारे 100, हल्के से 100+ है, उनके पौने 400, नंबर ही बहुत बड़ा है। बट ठीक है, हम पहले तो बिल्कुल जीतते नहीं थे, अभी 20-25 साल में नंबर हमारे मेडल्स बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हैं, जैवलिन है तो हमारा भाई अपना है नीरज चोपड़ा, वो जिता देंगे, ठीक है, गोल्ड। रेसलिंग है तो वीनो रेसलर्स बहुत अच्छा करते हैं हमारे। कबड्डी वाला आता तो वीनो कबड्डी का भी अच्छा है। शूटिंग है तो वीनो हमारे शूटर्स भी अच्छे हैं। और रैकेट स्पोर्ट्स में हमारे बैडमिंटन में हमारे नेहवाल है हमारे पास, देन पीवी सिंधु है, तो उनसे भी उम्मीदें हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स हमारे, हॉकी भी अच्छा खेलते हैं हम लोग, आजकल अच्छा खेल रहे हैं बहुत। तो कुछ स्पोर्ट्स में हमें बिल्कुल उम्मीद है, और कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इवेंचुअली यही चलता रहा तो अगले 10-15-20 साल में और अच्छा हमारा काम होगा। ऑलराइट, लेट्स नंबर 12 पे आते हैं। ऑलराइट, तो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है संप्रीति, आपने बताया इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज है। थोड़ा जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, बिकॉज टाइम इज रनिंग, और हमारे क्वेश्चन थोड़े बाकी हैं, थोड़े ज्यादा बाकी हैं। सो क्विकली क्विकली विल मूव। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अक्षिता इज सेइंग बांग्लादेश एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अक्षिता इज आस्किंग मी द आंसर कि सर बांग्लादेश है क्या। तो संप्रीति इंडिया के बीच में और किस दूसरी कंट्री के बीच में होती है। तो कंट्री है, वो वाली कंट्री से कैपिटल है ढाका। आप सब बता देंगे, ढाका बोल दिया था मैंने, आई थिंक ढाका इज द करेक्ट आंसर, मतलब बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर, यस, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। सो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। नंबर 13 पे आते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आर पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। अंडमान निकोबार, केरला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें से किसका पार्ट है। इनमें से किसका पार्ट है। मिलिट्री एक्सरसाइज लक्ष्य क्या होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है दो आर्मी, कभी कभी 2 से 3-4 आर्मी, कभी मल्टीपल आर्मीज या नेवीज या एयरफोर्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है। हमारे केस में पिछले वाले क्वेश्चन में इंडिया की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी थी, ये साथ में एक्सरसाइज करते हैं। इसका मतलब वो नहीं कि जिम में जाते हैं, वैसा नहीं। एक्सरसाइज मतलब है जो मेन वॉर में जो इवेंट होते हैं, या वॉर के अंदर जो सिचुएशंस बन सकती हैं या बनती हैं, उनको रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि दुश्मन ने आपके 4-5 बंदों को पकड़ लिया है और हॉस्टेज बना दिया है, तो कैसे छुड़ाओगे। तो आप जाओगे अपनी टीम बना के वगैरह वगैरह, तो वो एक रोल प्ले करते हैं। ऐसे जो भी सिचुएशन, टफ सिचुएशन बनती है वहां पे, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, अपनी जो ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन है वो करते रहते हैं। देखो, हमेशा ट्रूप्स को तैयार रहना चाहिए, करेक्ट। लड़ाई जब होगी तब आप तैयारी नहीं करते, कहते हैं ना एग्जाम्स आते हैं, वो तो आने हैं, तो पढ़ाई हमेशा करते रहनी पड़ती है। ये नहीं कि एग्जाम जब आए हैं तभी आप पढ़ने बैठे, 2 दिन पहले, 3 दिन पढ़ने बैठे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम से एक रात पहले कुछ, वो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज भी ऐसी होती है ताकि आप अलग अलग नेवीज के साथ, आर्मीज के साथ आप कोऑर्डिनेट बनाते रहें, और खुद भी करते रहे, ताकि आपके ट्रूप्स को समझ में आए कि ये हथियार ऐसे चलता है, इसी नए हथियार आए हैं वगैरह में, तो समझ में आ सके। तो इसीलिए वो कराते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार आइलैंड, वेरी नाइस। तो नेशनल पार्क्स वहां पे 3 है, कौन कौन से। मिडिल बटन, नॉर्थ बटन एंड साउथ बटन नेशनल पार्क्स, ये तीनों के तीनों अंडमान में है, ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिया में है तीनों, लग रहे हैं फॉरेन के नाम है लेकिन तीनों इंडियन है, ठीक है। ओके, तो इंडिया में पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था। 81, 51, 61। 1881, 1851, 1861, ठीक है। ये बताना है आपने, 1881, 1851, 1861। तो पहला कंटिन्यूस पॉपुलेशन, मतलब कंटिन्यूस का मतलब है हुआ, फिर 10 साल के बाद दोबारा हुआ, फिर हर 10 साल में होता है, तो हर 10-10 साल में कंटिन्यूस होता रहा, ठीक है। मतलब स्टार्ट कब से हुआ था, पहले भी बीच में 1-2 बार हुए थे, लेकिन फिर वो हुए, फिर दोबारा नहीं हुए, फिर 40 साल 20 साल के बाद एक हुआ, फिर नहीं हुआ, तो कंटिन्यूसली कब स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो आंसर्स आ गए हैं, लेट्स क्विकली मूव टू द आंसर्स, बहुत बढ़िया।
ठीक है, आंसर सही है, बढ़िया। ओके, इशिता इज करेक्ट, परम इज करेक्ट, लक्ष्य भी करेक्ट है, गर्व भी करेक्ट है, तनिषा, वान्या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ओके। बिल्कुल बढ़िया आंसर है। ये स्टार्ट किए थे अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट है, तो 1881 इज द करेक्ट आंसर। 1881 में 1881 में ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और पॉपुलेशन डे कब होता है? जुलाई 11, पॉपुलेशन डे जुलाई 11। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद कर लो। ओके, 15 पे आते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। करेंसी क्या है भाई इसराइल की, बता दो चलो। करेंसी क्या है इसराइल की? इसराइल की करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इसराइल, ये आपसे पूछ रहे हैं। क्रोना, डॉलर, यूरो या न्यू शेकल। तो इन चारों में से करेंसी क्या है? ओके, सही है, आंसर्स तो बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। दो में फाइट है, मैक्सिमम आंसर ए या बी के आ रहे हैं। ए या बी के आंसर्स आ रहे हैं, तो मोस्टली आंसर यहीं पे है। ए या बी में से एक आंसर है, बिल्कुल बढ़िया बात है, और मोस्टली आंसर यही आ रहे हैं। नो बडी इज गोइंग विद डॉलर एंड यूरो, ये आपको पता ही है कि ये तो नहीं है। ओके, सो करेक्ट आंसर है गाइस, वो है ऑप्शन ए, न्यू शेकल। ठीक है, इसका पूरा नाम है इसराइल न्यू शेकल। ठीक है, तो न्यू शेकल इज द राइट आंसर, करेंसी ऑफ इसराइल। ओके, एंड ठीक है, तो बढ़िया आंसर है, न्यू शेकल इज द करेक्ट आंसर, करेंसी ऑफ इसराइल। ओके, ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे कैन एनीवन टेल मी कि विच ऑल कंट्रीज बॉर्डर इसराइल? तो इसराइल के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं? विच ऑल कंट्रीज बॉर्डर इसराइल, और एक समंदर भी करता है, उसका नाम बता देना। चलो फटाफट बता दो मुझे, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैन एनीवन टेल मी? बहुत बढ़िया, यश ने ट्राई किया। जॉर्डन, सीरिया। मानिका, पैलेस्टाइन इज नॉट ए कंट्री, मतलब नॉट लॉट ऑफ कंट्रीज एक्सेप्टेड, बहुत कम कंट्री इसको एक्सेप्ट करते हैं। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट। अपनी बहुत बढ़िया आंसर। निकिता ने बताया लेबनान टू द नॉर्थ, सीरिया एंड जॉर्डन टू द ईस्ट, इजिप्ट टू द, बहुत बढ़िया आंसर। और एंड पूर्ति ने बताया मेडिटेरेनियन सी, वेरी नाइस। तो भैया चार कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं? लेबनान है जो नॉर्थ में है, सीरिया और जॉर्डन है जो ईस्ट में है, और इजिप्ट है जो साउथ में है। बहुत बढ़िया आंसर है। और वेस्टर्न फ्रंट पे क्या है? वेस्टर्न फ्रंट पे जो समंदर है वो है मेडिटेरेनियन सी। बिल्कुल आंसर है। देखो अभी सीरिया, सॉरी क्या नाम है, इसराइल, अभी इसराइल न्यूज में आ गया है, तो उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल, उसके बॉर्डर नेशन, उसका ये उसका वो, मतलब वो पूछते हैं। ठीक है, उसका प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये मतलब आप मान के चलो, ये चीजें आती रहेंगी आपके पास। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे, बहुत प्रबल चांसेस हैं इनके पूछने का, ना भी पूछें कोई बड़ी बात नहीं है, बट पूछने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, ओके। आइसलैंड, अनुष्का, आइसलैंड। ठीक है, ओके, लिसन नेक्स्ट वन। ओके, ओके, वेरी नाइस। इसराइल और कौन सी दूसरी कंट्री की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसको ब्लू लाइन बोलते हैं? इसराइल और कौन सी दूसरी कंट्री की बॉर्डर को ब्लू लाइन बोलते हैं? ठीक है, इसराइल के साथ एक कंट्री लगती है, और वो कौन सी कंट्री है जिसकी बॉर्डर को हम ब्लू लाइन बोलते हैं? जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को बोलते हैं रैड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं रैड क्लिफ लाइन, बिकॉज एक बंदा था सिरिल रैडक्लिफ, उसने वो डिमार्केट की थी, उसके नाम पे रखी थी। ठीक है, और वो बंदा इंडिया में कभी सर्व भी नहीं किया था, उसको उस काम के लिए यूके से बुलाया था। तो यूके से वो आया था, मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले आया था, पार्टीशन के 3-4 दिन ऐसे कुछ पहले आया था इंडिया में। और उसका काम था कि बॉर्डर का, उसने आधे बंदे यहाँ बिठाए, आधे बंदे यहाँ बिठाए, बोला इंडिया का है, पाकिस्तान का, बताओ कहाँ से निकालनी है, पॉपुलेशन कैसे। वो उसने जो लोगों ने बताया, जैसे ऐसे काटा काटा काटा, मैप पास कर दिया, निकल लिया। ठीक है, तो उस बंदे से मैप कटवाया था इंडिया का, जो इंडिया में इसने सर्व ही नहीं किया था, जो इंडिया में रहता ही नहीं था, जो बाहर से आया था। किसी अंग्रेज को बोलते हैं इसने सर्विस की है उस तरफ, वो बता पाता आपको बेटर। ठीक है, चलो आंसर सही है, आंसर है लेबनन। लेबनन और इसराइल की जो बॉर्डर है, दोनों के बीच की बॉर्डर, उससे कहते हैं ब्लू लाइन। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, बट अच्छा नाम है, ब्लू लाइन। ओके, मेट्रो मत समझना ये ब्लू लाइन वाली। ठीक है, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, उगाड़ी फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश। इनमें से कौन सी जगह पे उगाड़ी फेस्टिवल हम मनाते हैं? ठीक है, उगाड़ी फेस्टिवल इज ऑल्सो सेड टू बी हिंदू कैलेंडर्स फर्स्ट डे।
होता है ना चैत्र वैशाख मास जो मतलब करते हैं, तो उसका जो हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसका जो फर्स्ट डे होता है उसे कहते हैं उगाड़ी, विच ऑल्सो मीन्स न्यू ईयर। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दिस इज न्यू ईयर, न्यू ईयर का फर्स्ट डे। तो उस दिन उगाड़ी फेस्टिवल करते हैं हम। जनरली जो आता है चैत्र में, हिंदी में चैत्र होता है, और इंग्लिश में मार्च अप्रैल के महीने में आता है, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल। ठीक है, तो इसके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, दबा के सही आंसर्स कर रहे हो आप। यस, यस, यस। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका कर्नाटका, इन सब में से कर्नाटका। वैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा पे ये मतलब मनाया जाता है, बिकॉज लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर प्राइमरली कर्नाटका है और इसके हिसाब से कर्नाटका। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुश्किल। चलो, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। आगे देखते हैं, लेट्स नंबर 18। ओके, ओके। तो अवार्ड होता है कलिंग अवार्ड। आपको बताना है कि कलिंग अवार्ड कौन सी फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। एक अवार्ड होता है कलिंग अवार्ड, और वो कौन से फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इज इट ए साइंस, बी मिलिट्री, सी सोशल वर्क, या डी एग्रीकल्चर। तो इनमें से किसके लिए आपको कलिंग अवार्ड मिलता है। कलिंग अवार्ड इज प्रेजेंटेड, इज अवॉर्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, मिलिट्री, सोशल वर्क और एग्रीकल्चर। इन चारों में से किसके लिए होता है, ये आपने बताना है। बहुत बढ़िया अक्षिता, बहुत बढ़िया इशिता, सुशांत, वेरी नाइस आंसर, बहुत बढ़िया सुशांत। पूर्ति का भी आंसर सही है, खुशी का भी सही है। हम्म, okay। हार्दिका ने बहुत सही दिमाग लगाया है कि बुद्धिज्म पीस एंगल, बिकॉज कलिंग, अशोक की वॉर, अशोक कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म वगैरह वगैरह। बट कलिंग वॉज एन एंशियंट एम्पायर, और जो प्रेजेंट डे ओडिशा में था, आज का प्रेजेंट डे ओडिशा में कलिंग था। तो दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय अ फॉर्मर सीएम बीजू पटनायक साहब ऑफ ओडिशा। बट दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन बाय यूनेस्को। ये अवार्ड यूनेस्को देता है। ठीक है, ये अवार्ड देता कौन है, यूनेस्को देता है। ठीक है, कलिंग अवार्ड, एंड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस, इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस। और साइंस भी उन लोगों के लिए, उन लोगों को देता है जिन्होंने साइंस को आगे बढ़ाने में, साइंस को लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाने में, समझाने में कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, जैसे आप गांव में जाओगे तो वहां पे कुछ आपने बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को समझाया, फिल्ट्रेशन, कि पानी को कैसे फिल्टर करें। ठीक है, तो आपने साइंस के अच्छे फंडों को कैसे ले पर्सन तक लेकर गए हो, उनको समझाया और फिर इम्पैक्ट पहुंचाया। तो उस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, ऐसे नोबेल प्राइज दिया जाता है साइंस की फील्ड में और इकोनॉमिक्स और पीस एंड लिटरेचर में। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है उन फील्ड में जिसमें, और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए या उस इन्वेंशंस के लिए जिससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है। मतलब आपने कुछ ऐसा बनाया जिससे ह्यूमैनिटी का भला हो। जैसे कि इस साल का जो मेडिसिन का अवार्ड है या फिजियोलॉजी का अवार्ड है, वो उनको दिया गया है जिन्होंने ये ढूंढा है कि जो कोविड में वायरस हुए थे, उन वायरस का जो फटाफट वैक्सीन बन पाई थी, वो कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, तो उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए नोबल, और साइंस को लोगों तक पहुंचाने, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कलिंग अवार्ड। ठीक है, एंड गिवन बाय यूनेस्को। ओके, आई होप कोई कोई ना कोई लिख रहा हो। ठीक है, ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, जीके तो हमेशा फैक्ट से भरी है, तो फन लगता है, अरे मजा आ रहा है सुनने में। लेकिन भैया कहीं ना कहीं लिख लेना, बिकॉज अगले हफ्ते तक भूल जाओ। अगले हफ्ते का 2 दिन के बाद भूल जाओगे, नेक्स्ट क्लास तक याद नहीं रहता। तो ऑलवेज ऑलवेज मेक सम नोट्स, कहीं ना कहीं पेन चलता रहना चाहिए। पेन चलेगा तो लिखी होगी चीज कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, 2 महीने के बाद भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार बार इतनी सारी बातें की नहीं जाती ना, एक ही बार हफ्ते में क्लास होती है। ठीक है, क्वेश्चंस तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा बातें मैं बताता हूँ ना, वो भी लिख लिया करो कहीं ना कहीं। तो ट्राई टू मेंटेन नोट्स, नोट्स हमेशा फायदेमंद करेंगे, बिकॉज दे विल ऑलवेज हेल्प यू टू रिवाइज थिंग्स। ठीक है, 18 इज देन, लेट्स सी नंबर 19। ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट डुरेंट कप, एफए कप, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, आईएफए शील्ड। ये सारे के सारे कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं, ये बताना आपने। ये सारे के सारे कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं, यू हैव टू टेल मी दिस। सो ड्यूरेंट कप, एफए कप, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, ये कौन से वाले स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, और आई थिंक इन सारे के सारे ट्रॉफीज में से ना एक बहुत फेमस है, ड्यूरेंट कप इज वेरी फेमस। ठीक है, ड्यूरेंट कप इज वेरी फेमस। ड्यूरेंट कप
चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ड्यूरेंट कप इतना फेमस है जितना क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है। वो तो मतलब आप ये तो निकाल दोगे इसका मतलब, बी सी या डी में से। तो क्रिकेट के लिए जो रणजी ट्रॉफी है, इस वाले स्पोर्ट के लिए वो ड्यूरेंट कप है। तो इतना मतलब हद पे हुआ है। बहुत बढ़िया प्रज्वल। 108 साल हो गए हैं ड्यूरेंट कप को, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन जो है उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लाइन उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। और जो कप है, बात है, वो भी ड्यूरेंट कप। टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, वी टॉकिंग अबाउट फुटबॉल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबके आंसर्स बहुत बढ़िया आंसर्स आए हैं, बहुत बढ़िया आंसर्स हैं। फुटबॉल इज करेक्ट, ठीक है। इंडिया में क्रिकेट फुटबॉल थोड़े टॉप के गेम्स हैं, क्रिकेट तो बहुत ऊपर निकल गया। क्रिकेट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया में फुटबॉल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फुटबॉल को भी टाइम लगेगा इंडिया में, वो पागलपन, वो क्रेज नहीं है इंडिया में फुटबॉल का, ठीक है। ओके, लेट्स सी द लास्ट वन। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद विल डू ए क्विक रिवीजन, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। चलो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। ऑलराइट, तो आपसे पूछा है सॉब्रिकेट बताने के लिए। सॉब्रिकेट का मतलब होता है निकनेम। तो डायमंड सिटी, टेक्सटाइल, सिल्क सिटी, ये तीनों की तीनों किसका नाम है, किसकी निकनेम है? ये तीनों की तीनों किसके नेम है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सूरत का है, बड़ौदा का है, मुंबई का है, या कोयम्बटूर का है? आई थिंक इसमें डायमंड या टेक्सटाइल से तो पकड़ लिया होगा आपने, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया, वन ऑफ द, नॉट द, बट वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत इज फेमस फॉर डायमंड्स एंड टेक्सटाइल, अक्षिता कह रही है, ठीक है। लेट्स सी करेक्ट आंसर क्या है। डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, सिल्क सिटी, तीनों को जो कहते हैं वो कहते हैं हम सूरत को। तो सूरत इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर लगाए आपने, बहुत बढ़िया आंसर लगाए। क्लीनेस्ट सिटीज इंदौर, यस, ठीक है, क्लीन सिटीज इंदौर। ओके, तो बढ़िया, ठीक है। सो एक बार रिवाइज करने से पहले मुझे बता दो, मजा आया, कुछ नया सीखा, इंटरेस्टिंग लगा, चीजें थोड़ी पल्ले पड़ी, क्या चल रहा है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया, ठीक है। रेगुलर चीजें होती है तो मजा भी आता है और समझ भी आता है। यस सर, सर, यस सर, ठीक है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग पार्टिसिपेट करते रहते हो साथ साथ तो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा लगता है ना, यू टॉकिंग टू अ लैपटॉप, ठीक है। तो ओह, अक्षिता इज सेइंग मिलन सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स यार। सुशांत सर, बहुत मजा आया आपकी क्लास में, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आप लोगों को मजा आया, देखो मजा आना ज्यादा जरूरी है, इन्फॉर्मेशन मजे के साथ दिमाग में बैठ जाती है। चलो विल डू ए क्विक रिवीजन, ठीक है, लास्ट टू फर्स्ट हमारा जो प्रथा है, ठीक है, हमारी हमारी क्लास की जो प्रथा है, तो विल गो फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आप करते हैं, ठीक है। आई विल सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप, वहां से डाउनलोड कर लेना और एक बार रिवाइज कर लेना क्विकली, ठीक है। चलो, सो 20th क्वेश्चन, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी एंड सिल्क सिटी किसे कहते हैं? वी टॉकिंग अबाउट सूरत। तो ये सबका नाम सूरत है। सूरत इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, सूरत गुजरात में है, और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक है। लेट्स सी 20 से पहले वाला, 19। ड्यूरेंट कप, एफए कप, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, ये सभी के सभी जो कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, ये एसोसिएट होती हैं फुटबॉल के साथ, ये एसोसिएटेड है फुटबॉल के साथ। 18 पे आते हैं, कलिंग अवार्ड जो होता है, ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है, एंड इट इज गिवन बाय यूनेस्को, ये यूनेस्को देता है, ठीक है। उसके बाद है उगाड़ी फेस्टिवल। उगाड़ी फेस्टिवल इनमें से कौन से वाले स्टेट से हम एसोसिएट करेंगे? कर्नाटका के साथ एसोसिएट करेंगे, बट ऑल्सो आंध्रा, तेलंगाना और पार्ट्स ऑफ गोवा में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज हिंदू कैलेंडर्स फर्स्ट डे, यानी कि न्यू ईयर का दिन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर करते हैं 16। 16 में है ब्लू लाइन जो होती है, ये बाउंड्री का नाम है, और ये बाउंड्री इसराइल और कौन सी कंट्री के बीच में है? वो है लेबनान। सो 11, और जो चारों मैंने ऑप्शन बना रखे हैं, ये चारों के चारों कौन है? इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, इसराइल को बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। चलो 15 पे आते हैं क्विकली। 15 पूछ रहा है कि करेंसी क्या है इसराइल की? करेंसी क्या है? ऑप्शन ए, न्यू शेकल इज द करेंसी। इसराइल न्यू शेकल उसका पूरा नाम है, मैंने इसराइल हटा दिया ताकि पता ना लगे आपको, ठीक है। इसराइल न्यू शेकल इज द करेंसी। 14 पे आते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट कंटिन्यूअस पॉपुलेशन सेंसस? तो पहले पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में कंटिन्यूअसली कब स्टार्ट हुए थे? 1881 में स्टार्ट हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे? 1881 में। जहां बैठे हो साथ साथ थोड़ा बोलते रहना। और जुलाई 11 को पॉपुलेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे, जुलाई 11 को। एंड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बंदे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तभी तो इतना इतना कंपटीशन है आईपीएम में और सीयूटी में, इतना पॉपुलेशन, इतना कंपटीशन है। एनीवे, ठीक है, कंपटीशन अच्छा होता है।
मेक्स यू टफ। 13 पे आते हैं, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये सभी के सब किसका पार्ट है? ये सभी के सभी अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। ठीक है, सुनने में फॉरेन लगते हैं लेकिन है इंडियन। ठीक है, और कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, कैपिटल अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। संप्रीति की बात करते हैं, संप्रीति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? वी टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। ठीक है, ऑलराइट। नंबर 11 पे आते हैं, एक स्पोर्ट्स हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला है स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, पीएम मोदी साहब ने। और ये कहाँ खोला गया है? ये मध्य प्रदेश में खोला गया है। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी स्पोर्ट्स सेंटर फॉर दिव्यांग एथलीट्स। ठीक है, सो 11 इज डन। नंबर 10 पे आते हैं, सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये कौन से स्टेट ने अप्रूव कर दिया है? ये अप्रूव किया है तेलंगाना ने। किसने अप्रूव किया? तेलंगाना ने। ऑपरेशन जो इसराइल ने चलाया है हमास के अटैक के बाद, तो इसराइल के ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन आयरन सॉर्ट्स। क्या नाम है? ऑपरेशन आयरन सॉर्ट्स। और जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो किसका ऑपरेशन था? वो हमास ने जब अटैक किया था इसराइल के ऊपर स्टार्टिंग में, तो उसका नाम था अलक्सा फ्लड। अलक्सा फ्लड, अलक्सा वहां पे एक मस्जिद का नाम है, एक मॉस्क का नाम है अलक्सा, अलक्सा। ठीक है, ओके। इसराइल कब बना था? 1948 में बना था इसराइल। ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 1948 में। ओके, इंडिया टू ऑब्जर्व गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे अक्टूबर 10th को। अक्टूबर 10th को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे इंडिया ऑब्जर्व करेगा आपसे हर साल। ठीक है, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का किसको मिला है? ऑप्शन ए क्लॉडिया गोल्डन को मिला है, जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाली फर्स्ट सोलो महिला है। ठीक है, शी इज द फर्स्ट फीमेल सोलो, मतलब इनके साथ में कोई शेयर नहीं कर रहा, शी इज द फर्स्ट फीमेल सोलो इकोनॉमिक्स में। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन, नोबेल नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 अलग अलग फील्ड में, और सबसे लास्ट में जो ऐड की थी वो इकोनॉमिक्स थी। ठीक है, सबसे लास्ट में 6 में सबसे लास्ट में कौन सी आई थी? इकोनॉमिक्स की सबसे लास्ट में आई थी। ओके, नंबर 5 पे आते हैं, इंडियंस को इसराइल से वापस लाने के लिए कौन सा वाला ऑपरेशन चलाया इंडिया ने? वो चलाया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, और पहला बैच इंडियंस का लैंड भी कर गया, आ गया इंडिया में। ठीक है, 4 पे आते हैं, नभम स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है भगवत गीता से, ये लिया गया है भगवत गीता से। नंबर 3 पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ये दोनों के दोनों पोर्टफोलियो हरदीप सिंह पुरी साहब के पास है, वो ही इज मैनेजिंग इट। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं, ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ये पहला बैंक कौन सा बन गया ये गिफ्ट कार्ड देने वाला? द करेक्ट आंसर इज यस बैंक। और लास्ट वाला था कि आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर नव ई कैश कार्ड ये स्टार्ट किया गया, और ये किसने स्टार्ट किया? तो इसका आंसर था एसबीआई। ठीक है गाइस, तो क्विकली हमने रिवाइज भी कर लिया। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्रिस्टल क्लियर टू यू, और दिमाग में इम्प्रिंट हो गए होंगे। ठीक है, और बस ऐसे ही आते रहना धीरे धीरे, हर एक वीकेंड क्लास में हम करते रहेंगे, आपका एक बैंक बनता रहेगा टिल योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे गाइस, एंड विल मीट द नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू पलक, थैंक यू गुंतास, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, और होप करना भैया थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो आसार लग रहे हैं, बट कीप अ कीन आई। ठीक है, अखबार पढ़ते रहना और थोड़ा सा फॉलो करते रहना न्यूज क्या चल रहा है। बाकी पढ़ाई दबा के करो, हाफ इयर्स खत्म हो गए हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स के बीच में भी थोड़ा सा टाइम है यार, तो इसमें आईपीएम सीयूईटी जो खींचना है, क्लैट, ठीक है, फटाफट खींच लो अभी, क्योंकि फिर एक बार प्री बोर्ड्स आ गए तो हेवी थोड़ा सा वहां पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेंटरशिप बुक करना है तो बता देना, विल सेट एंड विल मेक अ प्लान फॉर यू गाइस। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।